हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो कुंभज क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज अपन लैब असिस्टेंट की सीरीज में ही नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन, जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, जहां से आपको लैब असिस्टेंट में 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज अपन बात कर लेंगे, जब पूरा पढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में भी इसको हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो आपको डेफिनेशन जो नाम लिखा हुआ है उसी के आधार पर यदि आप बोलोगे तो क्या बोल सकते हैं, बताओ भाई। तो लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा क्या होगी बताओ। कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे अपन उदाहरण की। किसकी बात करेंगे? उदाहरण। उदाहरण क्या होते हैं बताओ। अब हाइड्रोकार्बन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो सबसे पहले समझ जाओ भैया। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया CH4, इसे बोलते हैं मैथेन। क्या बोलते हैं जी? मैथेन कहा जाता है। इसके बाद में मैंने ले लिया जैसे C2H6, इसे कहा जाता है एथेन। क्या कहा जाता है? एथेन। इसके बाद में एग्जाम्पल ले लिया C2H4, इसे बोलते हैं एथीन। क्या कहा जाता है? एथीन। इसके बाद एग्जाम्पल ले लिया C2H2, इसे बोला जाता है एथाइन। क्या बोला जाता है? एथाइन। एथाइन। इसके बाद में मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपको कोई भी साइक्लिक कंपाउंड का, इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या कहा जाता है जी? बेंजीन। ठीक है। अब वैसे अगर बात करें अपन, तो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत अपन को पढ़ना क्या क्या है वो मैंने सारा आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया है। कैसे कैसे किया है जी? देखो, मैथेन, मैथेन एन आ रहा है ना, इन दोनों में एन आ रहा है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले बच्चों एल्केन की। किसकी बात करने वाले हैं जी? एल्केन क्या होता है? एथीन का नाम आ रहा है तो अपन पढ़ेंगे जी एल्कीन। क्या पढ़ेंगे जी? एल्कीन। इसके बाद में एथाइन आ रहा है तो अपन पढ़ेंगे जी एल्कायन। क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। और बेंजीन तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक है तो अपन इसकी भी बात करने वाले हैं। आपको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है जी एल्केन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है और बेंजीन पढ़ना है। ये सारे कंपाउंड के बारे में आपको सबसे पहले तो सामान्य आइडिया होना चाहिए कि इनका क्या क्या होते हैं ये। उसके बाद में इनके भौतिक गुणधर्म याद होने चाहिए। इसके बाद में बनाने की विधियां, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन की रासायनिक विधियां। क्या पढ़ेंगे जी? रासायनिक विधियां। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताने वाला हूं वो आपको याद रखनी है। क्या रखनी है जी? याद रखनी है। कैसे याद रखोगे बताओ? कैसे याद रखोगे बताओ? जैसे आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक है, क्या है जी? कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार से अपन वर्गीकृत करते हैं इनको। किस तरीके से करते हैं जी बताओ? दो तरीके से क्या करते हैं जी? वर्गीकृत करते हैं। दो तरीके से वर्गीकृत करते हैं। एक तो करते हैं अचक्रीय और एक करते हैं चक्रीय। अचक्रीय का मतलब इनको बोलते हैं खुली श्रृंखला। क्या बोलते हैं जी? खुली श्रृंखला। ठीक है। अचक्रीय का मतलब क्या है बताओ? चक्रीय का मतलब है बंद संरचना। क्या बोलते हैं? बंद संरचना। बंद संरचना। बंद संरचना क्या होती है जब? क्लोज स्ट्रक्चर। जैसे मैं बात करूं, बंद संरचना का मतलब है फर्स्ट कार्बन, अर्थात पहला कार्बन
और अंतिम कार्बन, क्या जी, अंतिम कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं जी, आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। जब क्या बनेगी जी, चक्रीय संरचना बनेगी। क्या बनेगी, चक्रीय संरचना बनने वाली है। अचक्रीय, अब देखो अचक्रीय संरचना होती है, इसे अपन एलिफेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। क्या बोलते हैं जी, एलिफेटिक। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो मैं आपको सीधी बातें करने वाला हूं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात एलिफेटिक बोल लो पहले, एलिफेटिक। एलिफेटिक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के। एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। क्या होते हैं, असंतृप्त अर्थात सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि जिनके मध्य में कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाएगा उस संतृप्त है। जिनके मध्य में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं बताओ, असंतृप्त के अंतर्गत आते हैं। काफी बार पेपर में यही पूछ लेता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको हाइड्रोकार्बन का पूछा है उसने। असंतृप्त में आपको एल्किन और एल्काइन आते हैं, ये याद रख लेना। अब बताओ मैंने क्या बात की है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट जो हैं वही लिखा रहा हूं मैं। संतृप्त में आपको याद रखना है बच्चों एल्केन। क्या है जी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले या एल्केन बोले एक ही बात है। असंतृप्त के अंदर एल्कीन भी आता है और एल्काइन भी आता है। क्या आता है, एल्काइन भी आता है। इसके बाद में ये इतना ही है, ये एलिफेटिक इतना ही है। इसके बाद में एलिफेटिक की एक कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो ना, कि जब भी इनको एलिफेटिक को जलाओगे तो ये सफेद धुआं के साथ जलते हैं। किसके साथ जलते हैं जी, सफेद धुआं के साथ जलते हैं। सफेद धुआं के साथ जलते हैं, के साथ जलते हैं। ठीक है जी। अब मैं बात करूं चक्रीय की, किसकी बात करेंगे, चक्रीय की। तो चक्रीय की आगे वाले पेज पर करने वाले हैं अपन। देखो अब बात करेंगे जी चक्रीय। चक्रीय भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक। क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक। ठीक है, और एक होते हैं एरोमेटिक। क्या होते हैं जी, एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। क्या होते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, अब एरोमेटिक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बेंजीनोइड, बेंजीनोइड, और एक होते हैं नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जिनका जो लक्षण है, लक्षण किसके बराबर होगा बताओ, जिनका लक्षण एलिफेटिक के समान हो। लक्षण क्या हो, एलिफेटिक के समान हो, एलिफेटिक के समान हो। ठीक है, ये याद रख लेना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो ये है साइक्लोब्यूटेन। क्या है जी, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब बताओ इसमें कार्बन की संरचना है, इनको कार्बो चक्रीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कार्बो चक्रीय। इसके बाद में इसके लिए इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बना दिया। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है जी, ये याद रख लोगे। इसके बाद में ये सारी संरचना क्या है, एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक चक्रीय में भी एलिसाइक्लिक है और लक्षण किसके समान है, एलिफेटिक के समान है। ठीक है जी। इसके बाद है बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब होता है बेंजीन रिंग का होना। क्या, बेंजीन जिनके अंदर होगी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग होगी, वो सारे क्या होंगे, बेंजीनोइड। जैसे एग्जांपल के लिए ये है बेंजीन। ठीक है, जिनके अंदर भी बेंजीन की रिंग होगी वो सारे बेंजीनोइड है। जैसे ये हो गया बेंजीन। इसके साथ में दूसरा एग्जांपल ले लो, ये हो गई नेफ्थलीन। क्या हो गई, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन।
ठीक है। नॉन बेंजीनोड, नॉन बेंजीनोड का मतलब है जिनके अंतर्गत बेंजीन रिंग के अलावा, जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नॉन बेंजीनोड का मतलब बेंजीन रिंग नहीं, बेंजीन रिंग नहीं, बेंजीन रिंग नहीं। जैसे यहां ऑक्सीजन लगा दिया मैंने, बोलो भाई, ये ऑक्सीजन लगा दिया। अब ऑक्सीजन लगाया है तो ऑक्सीजन का नाम हो गया फ्यूरेन। क्या हो गया? इसका नाम हो गया फ्यूरेन। क्या बेंजीन रिंग दिख रही है? क्या आपको नहीं दिख रही, लेकिन ये एरोमेटिक है। क्या है जी? एरोमेटिक। जैसे मैंने आपको नेक्स्ट नाइट्रोजन लगा दिया और ये बॉन्ड लगा दिए, ये हो गया पाइरोल। क्या हो गया? पाइरोल। लेकिन आपको इतना समझना नहीं है, बस 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो आपको पेपर में दे रखा है वो आपको कौन कौन से याद रखने हैं, क्योंकि आप अपने सिलेबस में रहोगे तो अच्छी बात है। आपको पढ़ना है एल्केन, दूसरा एल्कीन और एल्काइन और बेंजीन। क्या पढ़ना है जी? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बता दूं एक एक की, करेक्टरिस्टिक्स समझ लो, उसके बाद में अपन इनके भौतिक गुणधर्म की बात कर लेंगे और बनाने की विधियों की बात कर लेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले एल्केन की बात करेंगे अपन। किसकी बात करने वाले हैं जी? एल्केन की, जो आपको याद रखनी है। हेडिंग डालेंगे एल्केन। क्या किसकी बात करेंगे? एल्केन, एल्केन। ठीक है, एल्केन क्या होता है? तो एल्केन में सबसे याद रख लेना, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध, एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। पहला ये करेक्टर हो गया। दूसरा, यह संतृप्त यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है जी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, इसका सामान्य सूत्र। क्या जी? सामान्य सूत्र। इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। यहाँ n बराबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद में एल्केन के लिए, एल्केन के लिए सफिक्स, सफिक्स को बोलते हैं पूर्व अनुलग्न के लिए सफिक्स, सफिक्स, सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न, अनुलग्न। अनुलग्न क्या यूज करते हैं अपन? एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एन का उपयोग, एन का उपयोग करते हैं। एन का उपयोग क्या करते हैं जी? करते हैं। ठीक है, इसके बाद में वैसे तो मैंने बता रखा है आपको, यदि कार्बन के नंबर देखोगे आप, किसके नंबर देखोगे जी? कार्बन की संख्या, जो याद रखनी है आपको, कार्बन की संख्या। ठीक है, कार्बन की संख्या। यदि बोलूं मैं कार्बन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कार्बन नंबर 4 हो, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, 8, 9 और 10, इतने ही याद कर लोगे, काम चल जाएगा। बोलो, कार्बन नंबर 1 को बोलते हैं मैथ। क्या कहते हैं? मैथ। 1 2 को बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। ठीक है, 3 को बोलते हैं प्रॉप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हैप, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन और 10 को बोलते हैं डेक। ये कार्बन नंबर हैं। ठीक है जी। अब इनके नाम जिस तरीके का आप कंपाउंड यूज करेंगे उसी के आधार पर चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं, अब देखो नेक्स्ट आपको क्या लिखाया मैंने, एल्केन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? एन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो एन बराबर 1 रखूंगा मैं। एग्जाम्पल देख लो इसके, क्या देख लो जी? एग्जाम्पल। सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कार्बन नंबर 1 अर्थात एन की वैल्यू यदि मैं 1 रखूंगा तो फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, एन बराबर 1 रखो तो C1
एच टू इंटू वन प्लस टू, तो ये आ रहा है C1H4, और ऐसे ही लिख सकता हूं मैं CH4। क्या लिख सकता हूं? CH4। अब आपको पता है कार्बन नंबर 1 होता है तो क्या बोलते हैं उसको? मैथ बोलते हैं जी। बताओ सफिक्स क्या लगा हुआ है? प्लस एन। क्या लगा हुआ है? एन। अब ठीक है, अब आपने संधि पढ़ी होंगी क्या हिंदी में? संधि तो पढ़ी होंगी ना, तो संधियों का यूज कर लो यार, क्योंकि ए का यही हो जाएगा इस पे, तो इस पे सीधे लग जाएगा ये मैथेन। क्या हो गया जी? मैथेन। आगे बात समझ में? सेकंड बात करेंगे, यदि मैं ले लूँ n बराबर 2, तो बताओ CnH2n प्लस 2 से रखो, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आ रहा है C2H6। क्या आ रहा है जी? C2H6। दो कार्बन को क्या कहा जाता है? एथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? एथ कहा जाता है। प्लस एन, एन वर्ड आप यूज कर लोगे, कर लो। क्या आ रहा है ये? एथेन। क्या आ रहा है? एथेन। अब चलो बच्चों, n बराबर ले लूँ मैं 8, ये एग्जाम्पल के लिए, तो बताओ CnH2n प्लस 2, तो C8H2 इंटू 8 प्लस 2, C8H 8 दूनी 16, 16 8 2 18। बताओ, इसका नाम हो गया ऑक्टेन। क्या नाम हो गया? ऑक्टेन। यदि यहाँ वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख रहे हो तो बता दो बच्चों फिर मेरे को, चलो बता दो भैया। n बराबर 3 का नाम क्या होगा? n बराबर 4 का नाम क्या होगा? n बराबर 5 का नाम क्या होगा? n बराबर 6 का नाम, n बराबर 7 का नाम, n बराबर 9 का नाम, और n बराबर 10 का नाम। ये कमेंट में आप करके मेरे को बता देना, ठीक है जी। अब सेकंड अपन बात करेंगे एल्कीन की। बाकी मैं आपको इसको एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूं, अभी टेंशन ना लें आप, सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। सेकंड बात करेंगे एल्कीन की। नेक्स्ट है वर्ड एल्कीन। एल्कीन में इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि 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 कार्बन कार्बन के मध्य, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। इसकी बात करेंगे जीएफ की। जीएफ का मतलब जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, जहां n बराबर 2 3 4 5 6 एंड सो, ठीक है। कम से कम 2 चाहिए भैया, ठीक है। इसके बाद में द्विबंध पाया जाता है। इसके बाद में इसका अनुलग्न, इसका अनुलग्न या इसके लिए अनुलग्न, क्या लिखेंगे? अच्छा वर्ड क्या लिखेंगे? इसके लिए अनुलग्न, इसके लिए अनुलग्न इन यूज करते हैं। इन का उपयोग करते हैं। इसका यूज करते हैं, इन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो भैया, एग्जाम्पल देखो। अब देखो एक नंबर पे लिखोगे तो मैथिन नाम आएगा, लेकिन मैथिन वाला कंपाउंड आपको बहुत कम मिलता है नेचर में, ठीक है। कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो देखो जी, C2H4 या रखो पहले, C2H4 में रखोगे तो यही आ जाएगा। देखो n बराबर मैंने रखा 2, तो n बराबर 2 रखा, तो CnH2n फॉर्मूला है, तो C2H2 इंटू 2, तो क्या नाम आ रहा है बताओ भैया? C2H4, और C2H4 को बोलते हैं एथीन। क्या कहा जाता है? एथीन। इसके बाद में यदि n बराबर मैंने रख दिया 3, n बराबर 3 रखा बच्चों, तो C3H6, इसका नाम हो गया प्रोपीन। क्या नाम हो गया? प्रोपीन। यदि आप कंप्लीट काम करते हो तो n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर 9, n बराबर 10 के नाम खुद लिख लेंगे। बोलो भाई लिख सकते हो क्या? तो ये लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अपन एथाइन की। इसकी बात करेंगे, एथाइन, एथाइन की बात करेंगे। ठीक है, एथाइन में क्या लिखेंगे बताओ? इसमें इसे भी क्या कहते हैं? असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है जी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, इसे बोलते हैं त्रिबंध। त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में यदि जनरल फॉर्मूले के लिए बात करूं मैं तो CnH2n-2 होता है। ठीक है। इसके लिए मैं बात करूं यदि सफिक्स की, किसकी बात करें? सफिक्स की। तो लिए इसके लिए यूज करते हैं आयन। क्या यूज करते हैं? आयन, अर्थात बाई एन ई। ठीक है जी। अब ये हो गई। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो n बराबर 2 से स्टार्ट होता है ये। तो देखो C2H2, ठीक है, और C2H2 को बोलते हैं एथाइन। क्या बोलते हैं जी? एथाइन। इसके बाद में n बराबर 3 रखोगे तो C3H4 आएगा, इसका नाम होता है प्रोपाइन। क्या होता है जी? प्रोपाइन। प्रोपाइन। ठीक है। इसके बाद में n बराबर 4 का नाम लिख दो, n बराबर 5 का, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर 9 और n बराबर 10 के आप नाम लिख के बता देना। इसका नाम हो जाएगा डेकाइन। क्या नाम हो जाएगा? डेकाइन। आगे बात समझ में जी? बोलो, लिख लोगे यहाँ तक? कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं कुछ बात करने वाला हूं आपसे, हेडिंग डाल लो इम्पोर्टेंट। क्या हेडिंग डाल लो? इम्पोर्टेंट। कुछ करेक्टर याद रखने हैं आपको। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर गुण, फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और इधर डाल लो बेंजीन। क्या डाल लो? बेंजीन। अब बेंजीन को भी मैं थोड़ा पढ़ा देता हूं आपको। इतने ही गुण पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है जो ही बात बताऊंगा आपको। उससे पहले आप क्या करो? बेंजीन पढ़ लो भैया। चैप्टर के अंदर नहीं गया हूं, अभी जनरल बातें बता रहा हूं जो छोटे बच्चों को भी याद होती हैं। ठीक है। बेंजीन। बेंजीन में लिख लो, यह एरोमेटिक यौगिक होता है। क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक होता है। यौगिक होता है। ठीक है। एरोमेटिक जो वर्ड है ये एरोमा शब्द से बना है। इससे एरोमा, एरोमा का मतलब होता है सुगंध। क्या होता है? सुगंध। अर्थात आपको जिसमें भी बेंजीन रिंग मिलेगी ना, वो सारे सुगंधित पदार्थ होंगे। क्या होंगे जी? सुगंधित पदार्थ होंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये यौगिक काली धुआं के साथ जलते हैं। किसके साथ? काली धुआं के साथ जलते हैं। काली धुआं के साथ जलते हैं। ठीक है। इसके बाद में इसकी संरचना में कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, वो भी एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। पाए जाते। ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक ही है इसमें बेंजीन में। देखो जी, ये है बेंजीन। देखो बॉन्ड की बात करें 1 2 3, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका C6H6। क्या होता है जी? C6H6, C6H6 इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी। अब देखो ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। आपने एक बात जरूर पढ़ी होगी कि सर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है जी? 4 होती है। अब संयोजकता देख लो इनकी। इस कार्बन की देखो, एक बॉन्ड दे रहा, एक दे रहा, 2, एक दे रहा 3, तो एक हाइड्रोजन है इसके पास में प्रेजेंट। यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, 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 यहाँ भी एक हाइड्रोजन है।
ठीक है जी। यदि बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री के करीब इसका क्या आता है, बॉन्ड एंगल आता है। क्योंकि यदि जनरल फॉर्मूले की बात करोगे इसके GF, इसकी बात करोगे GF होता है CnH2n, ठीक है। अब देखो CnH2n -2 का कर रहा है फॉलो, है तो क्योंकि C6H6 है ना, तो ये तो 12 हो जाएगा, लेकिन इसका कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं होता है, ये बात आप याद रख लेंगे, ठीक है जी। CnH2n -2 का फॉर्मूला एल्केन वाला फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। आप याद रखें, जब एल्कीन बनेगा ना, जब एल्कीन बनेगा, जैसे आपको बोला साइक्लो एल्केन, तो साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n। यदि बात करेगा एल्कीन की तो जनरल फॉर्मूला किसका काम करेगा, एल्काइन का। ये बात याद रखना, क्योंकि साइक्लिक रिंग में फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में आकर के जुड़ रहे हैं। यदि मैं नंबरिंग की बात करूं, किसकी बात करूं, नंबरिंग की, थोड़ा समझ लो इसको। कार्बन 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 और कार्बन, इस तरीके से कोई ये कंपाउंड है, ठीक है जी। आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग आप एक ही साइड से करोगे, ऐसा नहीं है नंबरिंग इधर उधर कर दोगे। देखो कार्बन नंबर 1 इसको दूं मैं, तो यहाँ 2 दे सकता हूँ, यहाँ 2 दे सकता हूँ, यहाँ 3 दे सकता हूँ, यहाँ 3 दे सकता हूँ, यहाँ 4 दे सकता हूँ, तो ये 4 भी आएगा, ठीक है, लेकिन देना एक साइड से पड़ेगा। तो अब देखो मैंने इधर से नंबरिंग की, जैसे मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने नंबरिंग करके जैसे मैंने यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो देखो 6 की रिंग है, तो 6 कार्बन आपस में आकर के यहाँ जुड़ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन आकर के रिंग बना रहा है। इसके लिए जब स्ट्रक्चर बनाई थी ना कैकुले ने, तो कैकुले ने देखा एक रात को सो रहा था, रात को सो रहा था, तो सपने में उसको एक सांप आया। सांप ने क्या किया, सांप घूम रहा था, सांप ने क्या किया कि सांप घूमता घूमता अपने मुंह के अंदर पूंछ को डाल लिया उसने। तो उसको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसने देखा कि बेंजीन रिंग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको समझ में आ गई, कितने कार्बन है जी, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन में लास्ट कार्बन पहले कार्बन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें जो एकांतर क्रम में क्या मिलते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, कहाँ लगा दिया जी, यहाँ लगा दिया, तो देखो इसके एकांतर में डबल बॉन्ड की बात करेंगे अपन, ये लगा दिया, अब एक छोड़ दो, एक यहाँ लगा दिया, इसके बाद में एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ लगाओगे तो फिर यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ लगाओगे, तो एकांतर क्रम में दोनों ही स्ट्रक्चर इसकी क्या है, सही है। जब मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट यूनिट में, तो वहां मैं आपको पूरा समझा दूंगा इसको किस तरीके से ये होता है, समझो जी। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो यदि अपन बात करें बॉन्ड लेंथ की, किसकी बात करें जी, बॉन्ड लेंथ की, तो डबल बॉन्ड से तो क्या मिलेगी, ज्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। बोलो भाई, डबल बॉन्ड से तो क्या मिलेगी, ज्यादा, और सिंगल बॉन्ड से क्या मिलेगी, कम, क्योंकि इसमें प्राइमर, जिसमें एल्केन और एल्किन वाले दोनों के क्या है, कैरेक्टर है, अर्थात डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो इसके मिड की डिस्टेंस मिलती है। यदि मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो मिलता है 120 डिग्री। कितना मिलता है जी, 120 डिग्री। आगे बात समझ में, ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। बोलो भाई बोलो। जय राधा माधव। चलो जी करें स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई, ठीक है, एरोमेटिक है ये। अब अपन कुछ करेक्टर लिखने वाले थे इनके, क्या लिखने वाले थे, करेक्टर लिखने वाले थे। सबसे पहले बात करेंगे, अगर बेंजीन की बात करेंगे, पहली बात अपन गुण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गुण की। पहला लिखो, पहला लिखो जी सामान्य अर्थात जनरल फॉर्मूला GF, GF लिखो CnH2n+2, इसका लिखो CnH2n, इसका लिखो CnH2n-2, इसका लिखो Cn, अगर बेंजीन की बात कर रहे हैं तो CnH2n-2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा बात करो इसका सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, अनुलग्न, अनुलग्न लिखोगे, इसका आएगा एन, इसका इन, इसका आयन,
और इसका भी ई नहीं आएगा क्योंकि बेंजीन इन आ रहा है, ठीक है। नेथलीन, ठीक है, थर्ड। यदि मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो यहां आनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद में इसकी बात करूं तो इसकी आती है लगभग 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसकी बात करूं तो 1.20 एंगस्ट्रॉम आती है, ठीक है। और इसकी बात करूं तो 1.39 एंगस्ट्रॉम के करीब इसकी अप्रोक्सीमेट में बात कर रहा हूं। आपको एक ही बात समझनी है कि देखो बेंजीन में सिंगल बॉन्ड से तो कम आ रही है और डबल बॉन्ड से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर की बात करूं तो यदि पेपर में ऑर्डर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले जी, ऑर्डर पूछ ले, तो सबसे पहले आएगा एल्केन। यदि मैं बॉन्ड लेंथ की क्या करूं, ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर की बात करूंगा तो बताओ ऑर्डर में क्या आएगा। बॉन्ड लेंथ का यदि ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में सबसे पहले बताओ एल्केन, एल्केन के बाद में एल्कीन, एल्कीन के बाद में बेंजीन, और बेंजीन के बाद में आएगा एल्काइन, ठीक है जी। इसके बाद में यदि मैं बात करूं फोर्थ बॉन्ड ऑर्डर की, किसकी बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर याद रखना है आपको। बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, क्या होता है, 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। अब बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, एल्कीन की ज्यादा है, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा एल्काइन, एल्काइन, उसके बाद में कौन आएगा बताओ, बेंजीन, बेंजीन के बाद में एल्कीन, और एल्कीन के बाद में एल्केन, यही आएगा ऑर्डर, बताओ भाई, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल, किसकी बात करें, बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल का मतलब बंद कोण, इसका बंद कोण आता है एल्केन का 109 डिग्री 28 मिनट आता है जी। एल्कीन का कितना आता है, 120 डिग्री आता है, ठीक है। 120 डिग्री के बाद में एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में 180 डिग्री आता है, और इसमें भी 120 डिग्री ही आता है। लेकिन देखो स्टेबिलिटी की यदि बात करोगे ना तो सबसे अच्छा स्टेबल होता है बेंजीन रिंग, क्योंकि एरोमेटिसिटी आती है इसमें, इसलिए कहीं भी कंपेयर करोगे ना तो बेंजीन को अलग कंपेयर करोगे, एल्कीन एल्काइन को अलग कंपेयर करोगे। अब देखो एल्कीन एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा ना वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, विद्युत ऋणी हो जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी, उसके बाद में डबल बॉन्ड, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड। ये जनरल कैरेक्टर थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं चैप्टर के अंदर क्या करूंगा, एंटर करूंगा, क्योंकि ये चीजें आपको हाइड्रोकार्बन में क्या होनी चाहिए जी, पता होनी चाहिए। बोलो भाई कैसी लगी क्लास, बोलो भाई बोलो। तो ठीक है, आज के लिए रखते हैं यहीं तक, और कल अपन स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से एल्केन के अंतर्गत। ये मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया, जैसे आपको दे रखा है ना, पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इसमें। कौन सा वाला हो गया भाई कंप्लीट, बताओ। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, एल्केन, एल्कीन और एरीन, और कल अपन बात करेंगे इसके विरचन की, उसके बाद में भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले आपको भौतिक गुणधर्म तो मैं और बता देता हूं एक बार, तो समझो भाई भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। देखो भौतिक गुणधर्म में आपको दो ही चीज याद रखनी है, क्या याद रखोगे बताओ। भौतिक गुणधर्म का एक ही ट्रिक है, अगर आपको कहीं भी भौतिक गुणधर्म की बात करें, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत सबसे पहले याद रखना है आपको, जैसे आपको पूछता है क्वथनांक, क्या पूछता है, क्वथनांक। क्वथनांक याद करने का आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अणुभार के, किसके होता है, अणुभार के क्या होता है, समानुपाती होता है। जबकि यदि क्वथनांक की बात करें और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है श्रृंखला के, क्या होता है, श्रृंखलन। श्रृंखलन को बोलते हैं ब्रांचिंग, क्या बोलते हैं जी, ब्रांचिंग। एक ऑर्डर तो ये याद रख लेना, यदि आपको क्वथनांक का ऑर्डर पूछेगा तो अणुभार के क्या होता है, समानुपाती होता है। जबकि यदि ब्रांचिंग दे रखी होगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट डाल के याद कर लेना, पेपर में हर बार पूछा जाता है क्वथनांक का, और ये सबसे सरल होता है, इंपॉर्टेंट डाल के काम कर लोगे। दूसरा गुण है जी विलयता। किसकी बात करेंगे, विलयता की बात करेंगे। तो विलयता डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है श्रृंखलन के, किसके, श्रृंखलन के। श्रृंखलन को बोलते हैं ब्रांचिंग, अर्थात
ब्रांचिंग, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है अणुभार के, किसके जी, अणुभार के। आगे बात समझ में। अब देखो, यदि आपको एक बात पूछ ले, वो क्या पूछ ले कि बताओ भैया बॉइलिंग पॉइंट 1 होता है सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी के। अब बताओ यदि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्या होगा जी, इंक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को बोलते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। यदि कहे सर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में इनके कुछ जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैस होते हैं, उसके बाद में एटॉमिक मास बढ़ेगा, अर्थात नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो द्रव में चेंज हो जाएगा, फिर ठोस हो जाते हैं। ये सारी बातें मैं क्लास में करने वाला हूँ, लेकिन भौतिक गुणधर्म का एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है सॉल्युबिलिटी की। यदि मैं बात करूं एग्जाम्पल की, किसकी बात करें जी, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आपको याद क्या रखना है बच्चों, जैसे मैंने दे दिया CH4 C2H6 C3H8 और C4H10 ये दे दिया, ठीक है। ये एल्केन है सभी, क्या है जी, एल्केन। यदि आपको पूछ ले बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिडिटी का ऑर्डर क्या है, विलेयता का, किसका जी, विलेयता का, विलेयता का ऑर्डर पूछ ले, ठीक है। अब देखो, अगर आपको अणुभार निकालना आता है तो आप किस तरीके से अणुभार निकालोगे इनके, अणुभार कैसे याद करते बताओ, CH4 कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो 16 आ गया क्या, बोलो भाई कितना आ गया, 16, ठीक है। यदि यहां बात करोगे तो कार्बन 2 है तो 24 प्लस 6, यहां आ रहा है 30, कितना आ रहा है 30। इसके बाद में यहां देखो 12 थी 36 और ये 8, 36 और 8 कितने हो गए 44, इनके अणुभार 44 हो गया। यहां बात करोगे तो बरचौक 48 और 10, तो अर्थात ये 58 आ गया, कितना आ गया 58 आ गया। ये अणुभार आप निकालना जानते हो क्या, मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब देखो यदि मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, किसका पूछना है जी, बॉइलिंग पॉइंट का, तो बताओ 16 30 44 58, क्या बॉइलिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है क्या, तो बढ़ रहा है सर। चलो जी मैं इनके क्या दे देता हूं, नाम दे देता हूं। मैंने बोल दिया इसको A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C और इसको बोल दिया D। तो आपको पूछे पेपर में कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बताओ, तो आपको एक ऑर्डर याद है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन मॉलिक्यूलर वेट के होता है क्या, बोलो भाई ये कॉन्सेप्ट याद रहना है। ये याद रखोगे तो ऑप्शन ये आ जाएगा D C B A। ये कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये ठीक है। इसके बाद में आपको पूछे दूसरा क्वेश्चन आ सकता है सॉल्युबिलिटी का, किसका आ सकता है, सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी का मतलब विलेयता का। अब आपको पता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है बच्चों, सॉल्युबिलिटी ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, बोलो मॉलिक्यूलर वेट के, बोलो भाई। अब बताओ कहीं भी आपको ब्रांचिंग दिख रही है क्या इसमें, तो आप कहोगे सर नहीं दिख रही, तो आपको बताओ यदि मैं ऑर्डर पूछूं, क्या पूछूं जी, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछूं, इसकी बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, सबसे ज्यादा A, उसके बाद में B, उसके बाद में C और उसके बाद में D। ये कैसा ऑर्डर है, ये है जी डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अर्थात आपको बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपको क्या दे दिए, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम है एन ब्यूटेन, क्या नाम है, एन ब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद में आपको दे दिया CH3 CH CH3 CH3, इसका नाम है आइसोब्यूटेन, क्या नाम है जी, आइसोब्यूटेन। इसको बोलते हैं अपन 2 मिथाइल प्रोपेन, अर्थात 2 मेथिल प्रोपेन, क्या नाम है जी इसका, 2 मेथिल प्रोपेन। थर्ड एग्जांपल आपको क्या दे दिया जी, बोलो भाई, ये A, ये A, ये B और C वाला मैं अभी लिख रहा हूं। C क्या है जी,
जैसे आपको दे दिया CH3 C CH3 CH3 और ये H लगा दिया, ठीक है जी। CH3 CH2 CH N ब्यूटेन 2 मेथिल प्रोपेन और इसका नाम भी सेम ही आ रहा है। बोलो भाई बोलो, 4 हो रहे हैं, 4 इसमें हो रहे हैं, ये तो सेम ही आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करें, जैसे चलो इन दो को ले लो, आप किसको ले लो, दो को ही ले लो, एक तो हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये दो एग्जांपल आपको दे रखे हैं, 2 मेथिल और ये। यदि मैं बात करूं सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट की, किसकी बात करूं, मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, तो आपको देखोगे कि जो मॉलिक्यूलर वेट है, अब देखो कार्बन 4 है तो बरचौक 48 और ये 10 है, ठीक है। 48 और 58 आ रहा है, कितना आ रहा है 58, और इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 58 आ रहा है। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट समान आ गए दोनों के, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ आपने पढ़ रखा है। बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के, किसके जी, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब बताओ यहाँ ब्रांचिंग है, देखो ये ब्रांच ही है, ये ब्रांच निकल के आ गई ना, तो ये ब्रांचिंग ही है, तो ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यदि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखोगे तो ए ग्रेटर देन आ जाएगा बी से, अर्थात ए का ज्यादा होगा बी से। इसके बाद में अगर पूछे सॉल्युबिलिटी, क्या पूछे, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पूछेगा तो कैसे निकालोगे बताओ, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता, विलेयता इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ब्रांचिंग के, किसके होती है, ब्रांचिंग के, ब्रांचिंग का मतलब श्रृंखला के। तो बताओ ऑर्डर की बात करें यदि सॉलिडिटी के ऑर्डर की, तो क्या आ जाएगा बी ग्रेटर देन ए, अर्थात एक दूसरे के क्या है, ये दोनों अपोजिट है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहां से। अब एक एग्जांपल आप घर के लिए ले जाओ, कैसा एग्जांपल है बताओ जी, अब ये करके लाना है आपको, ठीक है, और कमेंट मेरे को बता देना है। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट ही बात करूं मैं, यहाँ ए, ये बी, ये सी ले लो, बस 3 ही कर लेना, उससे ही काम चल जाएगा अपना तो भाई। चलो जी लिखो CH3 CH2 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 CH3, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है एन पेंटेन, क्या नाम है, एन पेंटेन, ठीक है। दूसरा नाम लिखोगे, ठीक है, CH3 C CH3 CH2 CH3 और यहां लगा दिया मैंने H। अब देखो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, अर्थात 2 पर है मैथिल, 2 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। थर्ड ले लो CH3 C CH3 CH3 और CH3, इसका नाम हो गया 2 डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। अब देखो यदि आपको बताना है जी, इसमें सबसे पहले तो आपको बताना है मॉलिक्यूलर वेट क्या क्या है इनके, ठीक है। उसके बाद बताना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, और उसके बाद बताना है विलेयता का ऑर्डर क्या रहेगा, विलेयता का ऑर्डर क्या रहने वाला है, ठीक है। ये आप करके मेरे को कमेंट में बता दोगे। और आज के लिए रखते हैं हम यहीं तक, और नेक्स्ट मिलेंगे अपन कल, इनके और गुणधर्म की बात करेंगे, इसके साथ में बनाने की विधियां क्या हैं और इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगेगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया है मैंने इसको, आप इनको समझ जाओगे ना तो आपको केमिकल रिएक्शंस में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।